यह यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त यूरोप का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड नक्शा है और अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आपको 44 देश दिखाई देंगे। और अगर मैं बोलूं कि यह गलत है तो ईस्टर्न यूरोप में 10 देश आते हैं, जिसमें से एक देश का नाम मोल्दोवा या रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा भी है। ग्लोबल लॉ के मुताबिक ये पूरी जगह रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा की है, लेकिन अगर आप वास्तविक दुनिया में नाइस्टर रिवर, जिसे रोमानिया में निस्त्रु नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोल्दोवा के भीतर 437 किलोमीटर तक बहती है, को पार करें तो सारा का सारा कानूनी कंसेंसस टूट जाता है। आपका पासपोर्ट बॉर्डर पर गार्ड द्वारा चेक किया जाता है, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है एक ऐसी जगह की जिसे दुनिया का कोई भी सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, यानी एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट। ट्रांसनिस्ट्रिया, प्रिडनेस्ट्रोवियन मोल्दोवियन रिपब्लिक, PMR। यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच स्थित एक पतली सी पत्तीनुमा जमीन, जिसे गोश्त स्टेट भी कहते हैं, जो कि पिछले 3 दशकों से वक्त के अजीब से लूप में फंसी हुई है, जहां अभी भी व्लादिमीर लेनिन जैसे नेताओं को देख सकते हैं, जहां इन्फेमस सिकल एंड हैमर वाला कम्युनिज्म अभी भी जीवित है। यहाँ पर एंट्री के समय आपको एक कस्टम स्लिप दी जाती है, जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही वैलिड होती है। अगर लॉन्ग स्टे है तो 45 दिन का विजिटिंग कार्ड इशू होता है, जिसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना होता है। ट्रांसनिस्ट्रिया की करेंसी भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ ना ही यूरोप की कॉमन करेंसी यूरो चलती है, ना ही रशिया का रूबल। यहाँ की करेंसी एक प्लास्टिक टोकन सी है, जो कि कसिनो चिप जैसी दिखाई देती है, और ये यहाँ से जाते वक्त एक कागज यानी एक चिप के समान हो जाती है। पर ऐसा है क्यों? अठारहवीं सदी में पहले यहाँ ऑटोमन एम्पायर, फिर रशियन एम्पायर का कब्जा रहा। रशियन रेवोल्यूशन के बाद ये हिस्सा सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और इस समय ट्रांसनिस्ट्रिया को इंडस्ट्रियलाइज करा गया, जिस कारण यहाँ रशियन, यूक्रेनियन, मोल्दोवन, बुल्गारियन इत्यादि लोग आके बस गए। 1980 के दशक के अंत में जब सोवियत यूनियन टूटने लगा, उस दौरान मोल्दोवा के पॉपुलर फ्रंट ने एक एजेंडा उठाया था, रोमनाइजेशन। इसमें इनकी मांग थी कि मोल्दोवा को रोमानिया का हिस्सा बना दिया जाए और रूसी भाषा को हटा के लातिन को जरूरी किया जाए। इस बदलाव से नाइस्टर रिवर के पूर्वी तट पर बैठे तिरपासोल के इंडस्ट्रियल एलिट्स जैसे विक्टर गुशियन को लगा उनका राजनीतिक दबदबा और कल्चर मिट जाएगा। इस डर से उन्होंने 1990 में खुद को ट्रांसनिस्ट्रियन मोल्दोवियन रिपब्लिक यानी PMR घोषित कर दिया। कुछ वर्ष बाद 1992 में मोल्दोवियन फोर्सेस और ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट के बीच एक छोटी पर हिंसक झड़प हुई, जिसमें करीबन 1000 जानें गई, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा एथनिक मोल्दोवियन लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। कुछ समय बाद एक यूनिक पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई, जिसमें रशियन, मोल्दोवियन और ट्रांसनिस्ट्रियन जवानों को शामिल किया गया और जॉइंट कंट्रोल कमीशन यानी JCC का गठन हुआ, जो कि पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। इस फ्रोजन स्टेट में 3 दशक जिंदा रहने के लिए सिर्फ आइडियोलॉजी ही काफी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मोनोपोली काम करता था। सन 1993 में यहाँ के 2 बड़े व्यापारी इलिया काजमले और विक्टर गुशन ने मिलकर एक शेरिफ कंपनी की शुरुआत की। आज के समय यह शेरिफ कंपनी ट्रांसनिस्ट्रिया के दिल की धड़कन है। यहाँ के बाजार हो या पेट्रोल पंप हो या टेलीकम्युनिकेशन या इनका फुटबॉल क्लब हो, FC शेरिफ तिरासपोल, इन सब पर शेरिफ कंपनी का कब्जा है। इनका एक राजनीतिक हिस्सा भी है, जिसे रिन्यूअल मूवमेंट भी कहते हैं, जिसने 2006 में यहाँ के लेजिस्लेचर में मोनोपोली हासिल कर ली ताकि अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सेफगार्ड रख सके। इसमें एक कमाल की बात यह है कि विक्टर गुशा का बिजनेस रियल पॉलिटिक हमेशा मॉस्को के हितों से मेल खाता है। विक्टर के रशिया के हित में होने के बावजूद भी
उस पर एक यूक्रेनियन नागरिकता है और वहाँ कई सारे आलीशान घर, महंगी प्रॉपर्टी और यूक्रेन के कीव में बड़ी सारी होल्डिंग कंपनियां भी हैं। इनकी मालदोवा के शहर रिबिंता में एक मालदोवा स्टील वर्क नाम से फैक्ट्री है, जो कि मालदोवा के 50% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये कंपनी फ्री रशियन गैस के भरोसे चलती है, यानी रशियन गैस से यूरोपियन मार्केट में मुनाफा और खुद का प्रॉफिट। ट्रांसनिस्ट्रिया सिर्फ घोस्ट कंट्री ही नहीं, बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है। यहाँ ईस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क यानी कोबासना एम्यूनेशन डिपो स्थित है। एक बड़े 900 हेक्टेयर में फैला यह डिपो 20,000 टन से भी ज्यादा सोवियत एरा के असला बारूद से भरा हुआ है, जिसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी मानते हैं, और जो कब का एक्सपायर हो चुका है और काफी अनस्टेबल भी है। एस्टिमेट है कि अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो यह नागासाकी और हिरोशिमा के एटॉमिक ब्लास्टों के धमाकों की बराबरी कर सकता है। इतने बड़े खतरे के बावजूद भी ORGF ऑपरेशन ग्रुप ऑफ रशियन फोर्सेस के हाथों में है, जो कि यहाँ पीस कीपर के तौर पर हैं, जिसमें लगभग 1500 रूसी सैनिक शामिल हैं। इनका काम कोबासा डिपो की रक्षा करना तथा रशियन मिलिट्री का यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराना मकसद है। हाल ही 2022 में रूस और यूक्रेन जंग के दौरान यहाँ पर ड्रोन दिखाई दिए गए थे और गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई थी, जिसे ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल्स ने टेररिस्ट अटैक घोषित किया था और क्रेमलिन ने भी इसकी सीधे निंदा की थी। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन 1 जनवरी 2025 को देखने को मिला, जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही गैस ट्रांजिट डील एक्सपायर हुई, जिसे मालदोवा स्थित शिशिरगान को मिलने वाली फ्री रशियन गैस का फ्लो हमेशा के लिए रुक गया, जहां से मालदोवा का 70 से 90% बिजली का उत्पादन होता था। मालदोवियंस का मानना था कि ठीक सरकारी इलेक्शन से पहले ये रूस की प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की चाल थी। ट्रांसनिस्ट्रिया में 3 से 13 जनवरी के बीच भयंकर पावर कट्स किए गए, जिससे उनकी 60 से 70% इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई। इस कारण ठंड के बीच आती मालदोवियन मदद को ट्रांसनिस्ट्रियन राष्ट्रपति वादिम क्रेनोल्स्की ने यह बोलकर ठुकरा दिया कि यह एक झूठ और ब्लैकमेल है, तथा मालदोवियन ऑफिशियल ने इसे जेनोसाइडल एटीट्यूड बताया। जनवरी 2025 के मध्य में ट्रांसनिस्ट्रियन राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन आधार पर गैस सप्लाई पर मुहर लगी, लेकिन ये अग्रीमेंट कभी लागू ही नहीं हो पाया। फिर EU की तरफ से आए हुए 20 मिलियन यूरो की ह्यूमैनिटेरियन एड से ट्रांसनिस्ट्रिया ने यूरोपियन मार्केट से गैस खरीदकर अपना गुजारा किया। हाल ही में यहाँ के बच्चों के लिए यूथ मिलिटराइजेशन प्रोग्राम बढ़ा दिया गया है, जिसके जरिए इनकी आइडेंटिटी को रूसी इंपीरियल इतिहास और मिलिट्री सर्विस से जोड़ा जा सके, और लैटिन स्क्रिप्ट वाले रोमेनियन भाषी स्कूलों पर कई रुकावटें लगा दी गई हैं, लेकिन लोगों का सच तो कुछ और ही कहता है। 31 दिसंबर 2025 को स्टेट पॉपुलेशन रजिस्टर के अनुसार कुल 3,64,855 दर्ज लोगों में से 3,56,833 लोग ऑफिशियल मालदोवियन नागरिकता ले चुके हैं। मालदोवियन राष्ट्रपति मिया संदू ने ये बताया कि ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग ये फैसला इसलिए ले रहे हैं ताकि वो अपने आप को एक प्रॉपर लीगल शील्ड प्रोवाइड कर सकें और वो रूसी आर्मी में जबरदस्ती भर्ती होने से भी बच सकें। इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मई 2026 में पासपोर्टाइजेशन स्कीम लागू की है, जिसके तहत ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों को आसानी से रूसी नागरिकता मिल सकती है, वो भी फास्ट ट्रैक जरिए से, जिसका खंडन मालदोवियन काउंटर पार्ट ने गलत बताकर किया है।
रशिया यूक्रेन युद्ध ने और एनर्जी ब्लॉकेड ने यह तो साबित कर दिया है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा फ्रोजन नहीं रहते। ईयू और रशिया के बीच फंसा यह घोस्ट या टेक्निकली नॉन एग्जिस्टेंट देश अब तेजी से कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया अब सिर्फ वक्त के आगे टिकने की कोशिश कर रहा है, यह देखने के लिए इतिहास कब इसके बचे कुचे बॉर्डर हमेशा के लिए मिटा दे।